नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मूल विधि का टॉपिक कर रहे हैं और मूल विधि के टॉपिक के अंतर्गत दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला यातायात अधिनियम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और दूसरा हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हुआ है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे मूल विधि। मूल विधि में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता है। ठीक है, हालांकि वो भी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इन टॉपिक की शुरुआत करी जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि मूल विधि के अंतर्गत क्या है, क्या क्या हम लोगों को समझना है। देखिए, दो प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पे। एक है भारतीय दंड विधान, ठीक है, और दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता। दंड विधान मतलब दंड का विधान है, और दंड प्रक्रिया का मतलब दंड देने की जो प्रक्रिया है। ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीसी एंड सीआरपीसी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। पहला, भारतीय दंड विधान 1860 में लागू हुआ, आपको पता ही होगा। और मैं डिप्टो को बिल्कुल वैसे पढ़ के बताऊंगा और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है ना। तो देखिए, स्टीफेंस कौन है? एक बहुत बड़े एक कानूनवेत्ता हैं, कानून के ज्ञाता हैं। उन्होंने कहा है स्टीफेंस ने अपराध एक ऐसा कृत्य है, मतलब कार्य है, जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मानव भावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। कहा है उन्होंने कि जो अपराध है एक ऐसा काम होता है कि जो कानून बनता है उसके द्वारा तो उसको रोका जाता है, निषिद्ध मतलब अपराध है, और समाज का जो नैतिक मनोभाव है उसके प्रतिकूल है, जो कि समाज चाहता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब आप समझ सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी काम गलत करते ना हो पाए, तो उसके लिए एक प्रतिकूल प्रक्रिया जैसी है। ठीक है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होते हैं। किसने कहा? स्टीफेंस ने कहा है। आगे देखते हैं हम लोग। केनी की अपनी पुस्तक है जिसका नाम है आउट लाइफ ऑफ क्रिमिनल लॉ। आउट लाइफ ऑफ क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत क्या है, इसमें अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि अपराध एक ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं होता है। ठीक है, यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट के द्वारा। कहने मतलब ये है कि केनी भी एक बहुत बड़े कानूनवेत्ता हैं। उन्होंने अपनी एक पुस्तक है आउटलाइन ऑफ द क्रिमिनल लॉ, उसमें उन्होंने कहा है कि अपराध एक दोष है और अपराध सिर्फ और सिर्फ सम्राट के द्वारा ही क्या किया जा सकता है? क्षमा किया जा सकता है। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट अपने यहाँ करता है, ठीक उसी प्रकार से अपराध को क्षमा करने का काम सम्राट भी कर सकता है। सम्राट मतलब ये उस समय की बात कर रहे हैं जब सम्राट का मतलब यहाँ पर राजा महाराजा से ही नहीं है। सम्राट का मतलब है वो हर व्यक्ति जो बिल्कुल टॉप पे बैठा है। ठीक है, अपराध के निम्नलिखित 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? सबसे पहले मानव होता है, आपराधिक मन की स्थिति होती है, मेंस्ट्रिया जिसको बोलते हैं, आपराधिक कृत्य होते हैं, और ऐसी अपराध कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति। कहने का मतलब है कि अगर ये अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके अंतर्गत 4 चीज़ें होंगी। एक तो मानव होगा जो कि जीवित है, दूसरा उसके अपराध करने की कुछ न कुछ मन की स्थिति होगी, कोई प्लानिंग करेगा, वो अपराध को प्लानिंग करके उसका काम करेगा और ऐसा काम करे जिससे समाज को क्षति पहुँचे। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होती है, मान लीजिए प्लानिंग है, काम करने की इच्छा है, काम करा है और ऐसा काम कर दिया जो मानव समाज को क्षति भी है, लेकिन वो मानव नहीं है। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा रोबोट या कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई ऐसा काम हो जाए जिससे समाज को क्षति तो हो जाए, लेकिन वो मानव नहीं है, तो उस टाइप की चीज़ों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अगर मानव है, अपराध की स्थिति है, और जो अपराध की स्थिति में उसने प्लानिंग करी उससे किसी समाज को या समाज को क्षति भी हो सकती है, लेकिन उसने अपराध ही नहीं किया, प्लानिंग की है लेकिन अपराध ही नहीं किया, तो ये भी किसमें नहीं आएगा? अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। आइए भारतीय दंड संहिता की धारा 1 में देखते हैं। अब आपको रटने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 में क्या क्या है? कहा गया कि संहिता के नाम और इसके प्रवर्तन लागू के विस्तार से संबंधित बात करी गई है। धारा 2 के अंतर्गत क्या? भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 में लागू किया गया है। धारा 3 के अंतर्गत क्या? यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती है। और तीसरे के अंतर्गत क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य में रणवीर संहिता लागू होती है। देखिए, रणवीर संहिता तो खत्म हो गई जम्मू कश्मीर के अंदर भी, क्योंकि अभी आपको पता है 31 अक्टूबर कब से? 2019 से
वहाँ पे धारा 335 ए और आर्टिकल 370, धारा 370 समाप्त हो गई, तो वहाँ पे अब रणवीर संहिता नहीं लगेगी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। ठीक है, धारा 4 के अंतर्गत आते हैं। इसके में कहा गया कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर वह चाहे जहाँ भी हो किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। ठीक है, और देखते हैं। और मैं यहाँ देखिए कि भारतीय दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रकाश नहीं डालती है। धारा 10 के बारे में देखा जाएगा। देखिए धारा 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी धारा इंपॉर्टेंट है। धारा 10 में क्या कहा गया है कि मैं पुरुष एवं स्त्री के बारे में बताया गया है कि पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक होता है, चाहे वह एक दिन का हो या 100 वर्षों का हो या इससे ऊपर भी हो। इसी प्रकार जो स्त्री शब्द है वो किसी आयु की मानव स्त्री का भी घोतक होता है। स्त्री का मतलब है कोई भी स्त्री। ठीक है, यानी कि 18 साल की है तो स्त्री के या लड़की के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, मानव हो। धारा 18 के अनुसार भारत से तात्पर्य जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पे। तो अब जहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ने की बात आएगी तो वहाँ पे आएगा जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर नहीं, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण ये हटा दीजिए, संपूर्ण भारत पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे भारत से स्टार्ट हो जाएगा पूरा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कब 31 अक्टूबर 2019 ये क्या बना था 35 से और 370 धारा समाप्त हुई थी। दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसकी धारा 21 क्या लोक सेवक से संबंधित है, ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है, लोक सेवक से संबंधित है। इस संहिता की धारा 24 पे बेईमानी से डिसऑनेस्टी की परिभाषा दी गई है। जो कोई एक इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे तो वह उस कार्य को बेईमानी से करेगा। ठीक है, आते हैं धारा 25 के अंतर्गत। धारा 25 में क्या कपट पूर्वक फ्रॉड को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है। आइए धारा बढ़ते हैं हम लोग को 35 की तरफ। धारा 35 क्या कहती है? 35 ये कहती है कि समान आशय से संबंधित है। इस धारा के प्रमुख आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। सबसे पहले एक आपराधिक कृत्य होना चाहिए, काम होना चाहिए। समान आशय किसमें? धारा 34 में एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया हो। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबसे समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानव वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। ये बात जो है वो धारा 34 के अंतर्गत कही गई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? समान आशय बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, इसको ध्यान रखने का कि ये समान आशय से संबंधित चीज़ है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो धारा 34 है इसमें अधीन क्या है? समान आशय। समान आशय का मतलब है जो आशय जो किसी आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात हो, धारा 34 के अंतर्गत है। आपसे सीधा पूछा जाएगा समान आशय किससे संबंधित है? धारा 34 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग समान आशय क्या है, सिमिलर इंटेंशन क्या होता है, सिमिलर इंटेंशन एवं कॉमन इंटेंशन में क्या अंतर होता है। देखिए समान आशय में पूर्व नियोजित योजना होती है। पूर्व नियोजित का मतलब पहले उसको कोई नियोजित कर चुके हों, प्लानिंग कर चुके हों, पूर्व सहमति होगी, लोगों की सहमति होती है। और जबकि समान आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं दिमाग का सम्मिलन नहीं होता है। समान आशय मतलब अचानक कुछ हुआ और आपने इंटेंशन रिएक्ट किया, तो वो दिमाग में कुछ प्लान नहीं था और किसी को प्लानिंग करके अटैक करना वो चीज़ एक अलग है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग धारा 34 के अंतर्गत। धारा 34 के अंतर्गत समान आशय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद निम्नलिखित है। वाद मतलब क्या है? जजमेंट। जैसे ये जजमेंट सारे हम लोग पढ़ेंगे। महबूब शाह बनाम एम्परर, वारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, श्रीकांतिया बनाम बम्बई राज्य। ठीक है, धारा 40 के अंतर्गत देखेंगे। धारा 40 में क्या है कि अपराध के बारे में वर्णन है। आपसे सीधा पूछा जाएगा निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अपराध का वर्णन है? धारा 40, 41, 42, 43, तो 40। ठीक है, धारा 41 के अनुसार जो विशेष विधि वह विधि होती है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि होती है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू करी जाती है।
लॉर्ड कोक के अनुसार कोई कृत्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं हो सकता। किसने कहा? लॉर्ड कोक ने कहा कि कोई भी काम स्वयं में अपने आप में अपराध नहीं हो सकता जब तक वह आपराधिक की मना स्थिति से किया गया हो, ना किया गया हो। मना स्थिति मतलब पूरे मन से, पूरी प्लानिंग के साथ। मना स्थिति मैंसिया पर प्रमुख वाद है। ये सारे वाद हम लोग याद करेंगे। इसकी जो सेकंड पार्ट आएगा, जब इस चैप्टर को कंप्लीट होगा तब उसमें मैं आखिरी में सारे वाद उसको कंप्लीट करूँगा, जिसमें आईपीसी के सारे वाद होंगे, सीआरपीसी के सारे वाद होंगे। ठीक है। अब देखिए, आर बनाम प्रिंस के बारे में है, क्वीन बनाम टॉल्सन के बारे में है, सिराज बनाम रूटसन के बारे में है, और नाथूराम बनाम मध्य प्रदेश के बारे में। ये सारे जो वाद है बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं धारा नंबर 52 में। देखते हैं सद्भावनापूर्ण शब्द का जिक्र यहाँ पे किया गया है, जिसके अनुसार कोई बात सद्भावनापूर्ण की गई या विश्वास की गई नहीं जाएगी जो साम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। ठीक है। धारा 53 में क्या दंड के प्रकार के बारे में बताया गया। दंड के प्रकार में बताया गया जो निम्नलिखित है। पहला मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है। कारावास दो प्रकार का होता है, कठोर श्रम के साथ कारावास, सादा कारावास। ठीक है। अब सादा कारावास के बाद संपत्ति का संपहरण और जुर्माना लगाना। संपत्ति का संपहरण का मतलब संपत्ति को छीन लेना, जिसको बोलते हैं ना कुर्की करना। संपहरण करना, उसके ऊपर जुर्माना लगाना। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आती है धारा। अब देखिए, बहुत रटनी पड़ती हैं धाराएं इसमें। मूल विधि में धाराओं का खेल है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें सबसे पहले जो धारा 121 है, 132 है, 194 है, 302 है, 305 है, 307 है, 368 का है, 396 है। ठीक है। इसमें मृत्युदंड दिए जाने का जो है वो प्रावधान दिया गया है। ठीक है। धारा 54 के अंतर्गत देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है तो यदि समुचित सरकार उचित समझे तो वह मृत्युदंड को कम भी कर सकती है। ये मृत्युदंड अभी बताया गया ना कि सम्राट ही मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है, या क्षमा क्षम्य है, तो ये पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया है। धारा 57 के अंतर्गत क्या है, दंड विधियाँ हैं। दंड विधियों की विभिन्न फ्रैक्शंस की गणना की गई है। आजीवन कारावास को 20 वर्षों के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको समझना, मैं समझा तो रही हूँ, लेकिन आपको जब रट लेंगे ना तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप पढ़ते दर पढ़ते खोलते जाएंगे। इसलिए उसको समझने की आवश्यकता तो है ही, साथ में उसको रट लें सीधे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 5 से 6 प्रश्न आएंगे सीधे डिप्टो आएंगे, वो भी आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं के ऊपर। धारा 63 के अनुसार जहाँ जुर्माने की राशि बताई नहीं गई है वहाँ जुर्माना कुछ भी हो सकता है, परंतु अत्यधिक नहीं अथवा युक्त होगा। ठीक है। धारा 73 के अनुसार क्या, अभियुक्त को एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि के बारे में इसका जिक्र किया गया कि एकांत परिरोध में कितना रखा जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने की बात करी गई, वो है आपका 3 महीने। 3 महीने के अंतर्गत एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसी परिरोध किसी भी दशा में एक बार 14 दिन से अधिक नहीं होगी। यदि कारावास 3 माह से अधिक अवधि का है तो संपूर्ण कारावास के लिए किसी एक माह में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए। अब आते हैं भारतीय दंड संहिता। ठीक है। भारतीय दंड संहिता ही चल रहा है अभी हमारा। भारतीय दंड संहिता की जो अध्याय है, वो अध्याय कौन सा है आपका? अध्याय है आपका 4। ठीक है। अध्याय 4 में धारा 76 से 106 तक साधारण अपवाद से संबंधित प्रावधान समाविष्ट हैं। धारा 76 से 95 तक धाराएं क्षमा योग्य बचावों से संबंधित है। धारा 96 से लेकर 108 तक धाराएं न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित है। ठीक है ना। इसके ऊपर देखेंगे धारा 76 के अनुसार तथ्य की भूल के बारे में। देखो, तथ्य की भूल क्या है? तथ्य की भूल आपराधिक दायित्वों के विरुद्ध अच्छा बचाव है, परंतु विधि की भूल बचाव नहीं है। विधि कानून की भूल नहीं हो सकती, तथ्य की भूल की जा सकती है। धारा 77 में क्या है? प्रावधान किया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, या जिसके बारे में उसे सद्भावनापूर्ण विश्वास है कि वह उस विधि द्वारा दी गई है। धारा 78 में देखिए, धारा 78 के अंतर्गत क्या है? न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। धारा का में क्या है? पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की को पकड़ लेता है। का ने कोई अपराध नहीं किया है। का एक पुलिस ऑफिसर है। ठीक है।
अब उसने का बिना वारंट के किसी व्यक्ति या को पकड़ लिया, तो बिना वारंट के वैसे पकड़ना सही नहीं है, लेकिन संज्ञेय और संज्ञेय अपराधों के अंतर्गत आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आप पकड़ सकते हैं। तो उसने कहा ने कोई अपराध नहीं किया, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। अब मान लीजिए आपको लगता होगा कि जो हत्या करता है वो तो सभी दोषी हैं, तो क्या जल्लाद भी दोषी है? नहीं भाई, जल्लाद नहीं दोषी। दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 78 के अंतर्गत जल्लाद आपके दिए गए आदेशों का पालन कर रहा है, सरकारी आदेशों का पालन कर रहा है, इसलिए वो जल्लाद मृत्युदंड का दोषी नहीं है। ठीक है। दंड प्रक्रिया की जो धारा 80 है, 80 में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अपराध नहीं है। धारा 80 के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया गया है। चलिए बढ़ते हम लोग। दुर्घटना एक अच्छी प्रतिरक्षा है, किंतु यह एक अनेक अपवादों के अधीन है, जो निम्न है। ठीक है, सबसे पहले कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो, कार्य विधिपूर्वक प्रभाव विधिपूर्ण प्रकार और विधिपूर्वक साधनों के द्वारा किया गया हो। ठीक है, कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो, कार्य विधिक किया गया हो। ठीक है, धारा 81 के अंतर्गत क्या है? आवश्यकता के आधार पर आप आपराधिक दायित्वों से प्रतिरक्षा से संबंधित है। आपको सीधा रटना पड़ेगा और सबसे बेहतर होगा कि आप रट ही लें, क्योंकि घटना चक्र की अपडेटेड किताब है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत, जो भारतीय दंड संहिता है वो अगर आप उसको रटेंगे तो 1 घंटे में रट जाएगा, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो उसको 2 ढाई 3 घंटे में ले जाते हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कंटेंट आपको पूरा कराना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात पे बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, आते हैं हम लोग आर बनाम डेडले एंड स्टीफेंस वाले वाद में, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं सारे जो वाद है ना उनको एक जगह लिख के और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा के इसी साधारण अपवाद से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते। धारा 83 में क्या है? इसके अंतर्गत 7 वर्ष के ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व शिशु के समक्ष अपराध दायित्व से उन्मुक्त प्राप्त है। मतलब कहा गया है कि 7 से ऊपर 12 से नीचे अगर कोई व्यक्ति बच्चा अपराध कर देता है तो धारा 83 के अंतर्गत उसको सजा नहीं है। धारा 84 के अंतर्गत क्या है? विकृति चित्त का मतलब समझते पागल व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा, परंतु यदि अपराध करते समय अभियुक्त ये जानता है कि वह विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है तो ऐसे होने पर दंडित किया जाएगा। मतलब सिर्फ पागलों के लिए है, जिसको ये पता ना हो कि वो क्या कर रहा है, और जिनको ये पता है कि वो क्या कर रहे हैं तो उनको तुरंत पकड़ भी लिया जाएगा। आते हैं मैकनॉट वाद विकृत चित्त के आधार पर बचाव संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। एक वाद है, वाद मतलब जजमेंट। ये सारे जजमेंट में अगेन आपको पढ़ाऊंगा IPC CRPC की आखिरी वाली वीडियो में। मैकनॉट वाद जो है वो किससे संबंधित है? वो आधार पर बचाव संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा का बचाव है। ठीक है, मत्तता का मतलब होता है ड्रिंक से। अगर आपको पिला दिया गया जबरदस्ती या कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिला दी गई और आपसे कोई अपराध हो जाता है तो उसके बारे में इसको जिक्र किया गया है। धारा 86 में क्या है? स्वैच्छिक मत्तता, अपनी इच्छा से आपने पी लिए, अर्थात अपनी इच्छा से मत होकर अपराध करना बचाव नहीं है। अगर आपने स्वयं से पिया, आपको पूरा होश है कि आपने पी हो, फिर कार चला रहे हैं या किसी को मार दिया आपने अनजाने में, तो आपने अपराध किया है, फिर उसका बचाव नहीं है। अगर आपके दोस्तों ने या किसी ने आपको मिला के या कुछ ऐसे खाने में मिला के दे दिया जिससे आप मत हो गए, नशे में चले गए और फिर आपसे कोई अपराध हो जाता तो उसके लिए क्षमा का एक बार प्रावधान है, यदि पूरी केस में ये आप साबित कर दें कि आपको स्वैच्छिक मत्तता नहीं थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 में रोमन विधि शास्त्र के प्रसिद्ध सूत्र वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ स्वैच्छिक कार्य अपकृत नहीं है। ठीक है, धारा 87 के अंतर्गत क्या है? सम्मति से किया गया कार्य को प्रतिरक्षा का आधार माना जाता है, किंतु यह बचाव इसी धारा में वर्णित निम्न अपवाद के अधीन है। पहला, सम्मति 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा की जाएगी। कार से मृत्यु या घोर उपहति कार्य करने वाला आश्रित हो। तीसरा,
उपयुक्त की संभाव का ज्ञान ना हो। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसके और ऑप्शन। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 94, इसके अंतर्गत जो हत्या है, हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर वकार जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु के तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के अपराध फलस्वरूप करता है, अपराध नहीं होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के जो अनुसार तुच्छ उपहानि कारित करने वाले कार्य अपराध नहीं है। तुच्छ उपहानि वह है जिसे मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता है। धारा 96 से 106 धारा 96 से 106 तक व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किया गया है। धारा 100 के अंतर्गत क्या है? धारा 100 में निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है। जब हमले के परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्ति आशंका हो। अब देखिएगा, जब हमले से घोर उपहत्या कारित होने की युक्ति आशंका हो, बलात्संग आशय से हमला हो या प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा के लिए किया गया हमला हो। ठीक है। या अपराध या अपहरण या विपहरण करने के लिए किया गया हमला हो, सदोष परिरोध के लिए किया गया हमला हो, तेजाब फेंकना या प्रयोग करना या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहत्या की युक्ति आशंका हो। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है। लूट, रातों गृह वेदन का मतलब क्या होता है? रात्र में चोरी करना। अग्नि द्वारा रिष्ट का मतलब है कि अग्नि द्वारा क्या कर दिया? संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। चोरी कर लेना। रिष्ट या गृह अतिचार जिससे मृत्यु या घोर उपहत्या की आशंका हो। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं धारा 107 में। धारा 107 में अभिप्राय है दुष्प्रेषण से, एब्स्टेंट से अपराधी है। ठीक है ना। जैसे उकसाना, साशय सहायता द्वारा षड्यंत्र में शामिल होने से घटित होता है। ठीक है। तो ये आप देखेंगे धारा 7 में। धारा 7 में आपसे पूछा जाएगा दुष्प्रेषण क्या है। आप जब MCQs लगाएंगे, गूगल पे भी लगाएंगे, राष्ट्रीय क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे तो बहुत डीप नहीं आता है, बस सीधा, क्योंकि धाराएं इतनी है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ धाराएं अच्छे से याद करिए और 4-5 वीडियो को देखेंगे, अपने आप ही धारा याद हो जाएगी आपको। अब देखिए यहाँ पे कुछ वाद हैं। मैंने आपसे अभी प्रॉमिस किया ना कि वाद जो है वो आपको एक वीडियो में अलग दूंगा ताकि आपको भटकना ना पड़े। एक वीडियो में अलग से वाद लिख देंगे और उसमें आप आराम से सारे वाद को उस पर देख लीजिएगा। ठीक है। जयदेव बनाम स्टेटवाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकारों से है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम लोगों को ये भी बात ध्यान रखनी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 में आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की परिभाषा दी गई। आपसे पूछा जाएगा कि आपराधिक षड्यंत्र किस धारा में है, तो 120A में। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120B में अपराध षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। ठीक है ना। इसके बाद में देखेंगे धारा 120A के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं कोई वैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधन द्वारा करने या करवाने को सहमत होती है, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक है। अब एक और आया केस, जजमेंट विनायक दामोदर सावरकर का वाद था, जो कि नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत किया गया था। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, युद्ध करने का दुष्प्रेषण करना या मृत्युदंड से आजीवन कारावास से और इससे भी अधिक इसको सज़ा मिल सकती है। मतलब अगर आपने भारत सरकार के विरुद्ध ही प्लानिंग कर ली है कि सरकार को गिराना है, जैसे आपको पता है ना ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जो भिंडरी वाला था पंजाब के अंदर, उसने तो कांग्रेस पार्टी जो सेंटर में सरकार थी उसके विरुद्ध ही एक मोर्चा खोल दिया था। तो उस कंडीशन में धारा 121 लागू हुई होगी और धारा 121 के तहत उसको पकड़ के मार दिया जाएगा या कारावास की सज़ा भी मिलेगी। मतलब आप ही समझ लीजिए मृत्युदंड तो पक्का है। 124 का ए क्या है? 124 का ए है आपका राजद्रोह। राजद्रोह को परिभाषित किया गया 124A के अंतर्गत। 124A के अनुसार कोई बोल गए या लिखे गए अन्य शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दुष्प्रेरूप द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा
घृणा का अवमान पैदा करेगा या पैदा करने की कोशिश करेगा, प्रदीप्ति करेगा या अपने को प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जाए लगाया जा सकता है या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। 124 में 124 में देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव। समझ रहे ना, किसके विरुद्ध? विधि विरुद्ध जमाव करना, मतलब सरकार के विरुद्ध या कानून के विरुद्ध जमाव करना, इसका बताया गया जिक्र है। धारा 141 के अंतर्गत क्या है कि यहाँ पर जो पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है यदि उन व्यक्तियों का जिसने जमाव गठित होता है वह समान उद्देश्य विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा ऐसे अपराध के सामान्य उद्देश्य का अग्रसर करने में किया गया बल प्रयोग का हिंसा बलवा को अपराध गठित करता है। बलवा क्या है? बलवा किस में आता है? बलवा आता है धारा 146 के अंतर्गत। क्या है बलवा? 5 या इससे अधिक। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा बलवा क्या होता है, डकैती क्या है, लूट क्या है। अभी मैं सारी चीज़ों पर डिस्कस करूँगा कि 5 से अधिक जो सदस्यों के जो जमाव है उनको क्या होता है, वो भी समान उद्देश्य से, उनको क्या बोलते हैं? बलवा बोलते हैं धारा 146 के अंतर्गत। धारा 302 के अनुसार जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है। या जुर्माने के बारे में यहाँ पे बात करी जाएगी। ठीक है, एक दंडनीय अपराध होगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में ये अभी निर्धारित किया गया कि मृत्यु विरले से विरलतम अपराधों में ही दी जाएगी। जब बहुत ही ऐसा अपराध कोई हो जिसमें ये लग जाए कि बहुत ही जघन्य अपराध है, तो इसके लिए फिर आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 301 में आंतरिक विद्वेष का सिद्धांत निहित है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में, मतलब जजमेंट में, भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को इस प्रकार पर असंवैधानिक घोषित किया गया था कि वह धारा जो है वो संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 12 द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करती है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 304 का जो पार्ट है ना, इस 304 के का पार्ट के अंतर्गत हम देखेंगे कि उपेक्षित द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 304 का खा है वो दहेज मृत्यु से संबंधित है। 304 के खा में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्तियों की हत्या से दुष्प्रेषण से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयत्न से संबंधित है। दंड प्रक्रिया की धारा 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न से संबंधित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 309। आपको पता ही है 309 के अंतर्गत की आत्महत्या के बारे में इसका जिक्र है। ठीक है। 309 आत्महत्या का प्रावधान करती है। दंड संहिता 310 ठग का प्रावधान करती है। 312 वो गर्भपात कराने का प्रावधान करती है। 320 है, इसके अंतर्गत कुल 8 प्रकार की उपहति आती है। उपहति का मतलब है ना 8 प्रकार की उपहति आती है, जैसे घोर उपहति, गंभीर चोटों के बारे में इसमें बताया गया है धारा 320 के अंतर्गत। ठीक है। क्या है? पुष्पहरण पहले है, उसके बाद दूसरा है आपका दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विक्षेपण हो जाना, ऐसे मार खाना, ऐसे मार पड़ना जिससे दोनों में से एक आंख फूट सकती है, दोनों में से किसी कान से सुनाई देना बंद हो सकता है, परमानेंटली बंद हो सकता है, किसी भी अंग को उसने तोड़ दिया है या काट के अलग कर दिया है, किसी भी अंग या
जो शक्तियाँ उसको स्थायी रूप से नाश कर दिया, ख़त्म कर दिया। कोई भी अंग है उसका काम, वो है तो शरीर में लेकिन उसका काम करना बंद हो गया है। सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, विद्रूपीकरण मतलब कि वो पूरा विक्षिप्त हो चुका है, जबड़े टूट चुके हैं, आँख फट निकल चुकी है, नाक फट चुकी है, ऐसा मारना। अस्थि या दांत का भंग या विध्वंसांत हो जाना, ठीक है ना। कोई उपहाति जो जीवन को संकट उत्पन्न करती है या जिसके कारण उपहति बस 20 दिन तक तीव्र शक्ति पीड़ा में रहती है या अपने मामूली कामकाज करने में भी असमर्थ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात करी, यहाँ पे बात हुई है कि घोर उपहति के बारे में, किसमें, धारा 320 के अंतर्गत है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 323 है वह स्वेच्छा उपहति कारित करने के दंड से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 325, उसमें स्वेच्छता घोर उपहति कारित करने के संबंध में दंड का प्रावधान है। दंड प्रक्रिया संहिता या दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता में धारा 326 के बाद अंतः स्थापित की गई है। धारा 326 के का में तेजाब या अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वच्छता घोर उपहति कारित करने का अपराध है, ठीक है। मतलब तेजाब फेंक दिया या अम्ल फेंक दिया, उससे कोई जख्मी होता है, मरता है, तो धारा 326 ए के अंतर्गत उस पर लिखा जाएगा, और प्लस मारने की आपने करी है तब तो वो धारा लगेगी, ठीक है। धारा 326 बी के तहत स्वच्छता तेजाब अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 339 सदोष अवरोध से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 340 सदोष परिरोध से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 341 है जो कि सदोष अवरोध के लिए 1 माह के कारावास या 500 रुपए के जुर्माना या दोनों से दंड का प्रावधान करती है। धारा जो 342 है वो सदोष परिरोध के लिए 1 वर्ष के कारावास के बारे में बात करती है, या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 350 जो है वो आपराधिक बल से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 351 वो हमले से संबंधित है। 354 है स्त्री को लज्जा भंग करने के आशय से संबंधित है, और आपराधिक बल का प्रयोग करके अगर करने से संबंधित है, मतलब कोई स्त्री उसको आपने लज्जा भंग करा, उसको अभद्र बोला या कुछ बदतमीजी करी, तो धारा 354 के अंतर्गत क्या है, आपको ऊपर मुकदमा लगेगा। धारा 354 के काम में क्या है, लैंगिक उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड से प्रावधान दिया गया है। धारा 354 के खा में निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है, ठीक है। जो रेप करते हैं ना, 354 के अंतर्गत आता है। इसके बाद आते हैं 354 के गाँव में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दृश्य रहितता, इससे संबंधित है। 354 के अंतर्गत क्या है, 354 का जो घा है वो पीछा करना है और करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 359 के अनुसार व्यपहरण किडनैप 2 प्रकार का होता है। भारत में से व्यपहरण और विधि पूर्वक संरक्षिता से व्यपहरण होता है, ठीक है। धारा 360 में भारत में से व्यपहरण तथा 361 में विधि पूर्ण संरक्षिता में से विपणन से संबंधित है। वरदराजन बनाम राज्य का जो वाद है, जो जजमेंट है, वो भारतीय दंड संहिता की धारा 361 से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 362 अपहरण से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 अपहरण के लिए दंड का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 का जो का है वो भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्रत्यव्यय का अपहरण या विकलांगीकरण से संबंधित है। धारा 364 में हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण से संबंधित है। 364 का जो का है वो फिरौती के लिए व्यपहरण से संबंधित है। 366 का जो खा है वो विदेश से लड़कियों का आयात करने से संबंधित है। 375 का क्या है, रेप से संबंधित है। और 376 का क्या, बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान है। मतलब ये बताया गया है कि बलात्कार करने के लिए 375 और 376 में बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान है। इसके बारे में बहुत ही खतरनाक सजा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, ठीक है।
तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 376 जो डी है वो सामूहिक बलात्कार है, मतलब जिसको गैंगरेप बोलते हैं ना, वो है, बहुत खतरनाक धारा है। दंड प्रक्रिया संहिता जो संहिता है वो संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार अपराध के में अब तक मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तुकाराम बनाम राज्य मथुरावाद बलात्संग से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है, ठीक है ना। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 377 है वो प्राकृतिक विरुद्ध अपराध से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलिनी के बाद में यह अभी निर्धारण किया था कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने पर दोषारोपित नहीं की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 378 के अनुसार चोरी के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। पहले क्या, कोई चल संपत्ति होनी चाहिए, वह किसी के कब्जे में हो, उसके कब्जे में बिना उसकी सहमति के हो और बेईमानी से लेने के लिए, एवं जो आगे की बेईमानी से लेने के लिए है एवं जबरदस्ती ली गई हो, ऐसे लेने हेतु हटाई जाएगी, ठीक है ना। भारतीय दंड संहिता की धारा 379 में चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। 379 में देखेंगे हम लोग कि चोरी के अपराधों के लिए 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। धारा 383 के अंतर्गत देखेंगे कि इसमें ये कहा गया है कि आपको उद्दीपन के बारे में है। धारा 387 में कहा गया है कि संबंध में उद्दापन करने के लिए, ठीक है, करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय से डराना। और भारतीय दंड संहिता की धारा 370 में लूट को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार सब प्रकार के लूट या चोरी है उसके बारे में बताया गया। लूट का जो अपराध है अकेले एक व्यक्ति भी कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग मैक्सिमम ये समझते हैं कि जो लूट होती है वो 5-6 लोगों की होती है, लेकिन एक व्यक्ति भी किसी चीज़ से जबरन कोई चीज़ छीनना भी लूट कहलाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है। डकैती का जो अपराध घटित करने के लिए कम से कम 5 या 5 से अधिक लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वहाँ पे बताया गया था, किसके लिए, दंगा करने के लिए बताया गया था ना, कि बलवा करने के लिए आपका 3 लोगों का होना आवश्यक है, वैसे यहाँ पे 5 लोगों का कम से कम होना आवश्यक है डकैती के केस में, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत क्या है, लूट के लिए है, जिसमें 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में की जाए तो कारावास 14 वर्ष तक का हो सकता है, मतलब पूरी प्लानिंग के समय। भारतीय दंड संहिता की जो धारा है वो 393 में के अंतर्गत लूट कारित करने का जो प्रयत्न है वो दंडनीय अपराध के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 395 जो कि डकैती से संबंधित है, आजीवन कारावास हो सकता है, 10 साल का कठिनतम कारावास या दोनों भी दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के अंतर्गत हत्या सहित डकैती से संबंधित है, मतलब हत्या कर दी फिर डकैती करी फिर सब कुछ लूट लिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 399 में क्या है, डकैती करने के लिए तैयारी करना और 10 वर्षों के लिए कठिन कारावास और जुर्माने। मतलब अगर प्रिपरेशन करके डकैती कर रहे हो, वेल प्लानिंग के साथ रेकी करी, घर देखा, फिर प्लानिंग करी कब जाना है कब निकलना है, ये सारी चीज़ों को प्लानिंग, तो आपको 399 के अंतर्गत धारा आप पे लगेगी और जो कि 10 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माना लिखा वो आपको दिया जाएगा। धारा माफ़ कीजिएगा 403 में संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड का प्रावधान करता है, जिसमें 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है। भारतीय दंड संहिता की धारा जो 415 है वो छल या चीटिंग को बताता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 417 छल के लिए दंड है, 1 साल का कारावास है या जुर्माना या दोनों है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 425 जो है वो रिस्ट मिसचीफ को परिभाषित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 441 वो आपराधिक अतिचार से संबंधित है। 442 है वो गृह अतिचार से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 445 है वो गृह वेदन से संबंधित है। 446 में रात्रो गृह वेदन से संबंधित है, मतलब रात में चोरी छुपे जाना। और 445 में घर में जाना, लेकिन 446 में रात में घर में जाना चोरी छुपे, ठीक है।
चोरी करने के मकसद से। भारतीय दंड संहिता की धारा 463 में कूट रचना की परिभाषा दी गई है और भारतीय दंड संहिता 464 में मिथ्या दस्तावेज रचने की बारे में बात करी गई है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट धाराओं पे। देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 494 जो कि द्विविवाहिक के लिए बताती है, जिसमें 2 विवाह की पद्धति के बारे में 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। 494 में सभी जितने भी हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी एवं सामान्य रूप से लागू होते हैं, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री हों, किंतु मुसलमान में केवल मुस्लिम स्त्रियों पर लागू होती है, मुस्लिम पुरुषों पर लागू नहीं होती है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता 497 में जारकर्ता को परिभाषित किया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ उस पुरुष के सम्मति के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो यह एक जारकर्ता कहलाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के ए में किसी स्त्री के पत्नी या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता के विषय में अपराध का प्रावधान है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया भी था आपका यूपीएसआई में 23 जुलाई 2017 के अंदर। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आते हैं कि किस धारा के अंतर्गत है, 498, बस बहुत ज़्यादा उसमें पीएचडी नहीं करनी। धारा 498 ए में दहेज मृत्यु के मामले रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। धारा 499 में मानहानि का केस होता है, आपको पता होगा, जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं या बहुत बड़े लोग हैं जो कि बहुत जिनकी अपनी एक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है, अगर उनके बारे में कुछ बोल दिया तो मानहानि का केस होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में परिभाषित मानहानि के अपराध के लिए कुल 10 अपवाद के बारे में जिक्र किया गया है। मानहानि के दंड द्वारा धारा 500 में है, इसमें 2 वर्ष का कारावास मिल सकता है या जुर्माना या दोनों मिल सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में आपराधिक प्रयत्न के अपराध को वर्णित किया गया है। और अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य आपराधिक प्रयत्न का एक महत्वपूर्ण वाद था, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने आईपीसी पढ़ी है, फिर सीआरपीसी पढ़ेंगे, फिर आईपीसी सीआरपीसी के जो प्रमुख वाद है उसके लिए एक 3rd वीडियो आएगी और उस वीडियो के अंतर्गत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो अगर आपने पहले टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे शेयर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। फिर उसके बाद लगातार अब आपके ऊपर क्लासेस आएंगे और लगातार अब क्लास बढ़ने ही वाली है, ठीक है। तो बस मैं अभी वेट कर रहा था आप लोगों के रिस्पॉन्स आपका ठीक ठाक आ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक आ रहा है। तो उससे चलते मैं अब फटाफट से बहुत सारी क्लासेस आपकी अरेंज कराने वाला हूँ, अरेंज करा के फिर हम लोग वीडियो को और बढ़ाएंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।